ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जहां चर्चा को हमने छोड़ा था और आगे करने की बात कही थी कि लोगों में, आम लोगों पर इसका क्या प्रभाव करेगा। सर, कई बार ऐसा होता है कि सरकार जो है गिर जाती है, जहां पर जिस स्टेट में सरकार गिरी है वहां पे इमरजेंसी लागू हो जाती है और प्रेसिडेंट का वहां पे कुछ टाइम रूल रहता है। अगर ऐसा होता है तो जब तक वापस से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ नहीं होंगे, क्या तब तक उस स्टेट पर प्रेसिडेंट का रूल रहेगा? क्या तब तक वहां पर जो है इमरजेंसी लागू रहेगी? दुर्गेश जी, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल रहती है। केंद्र में जिस जिस पार्टी की सरकार होती है वो प्रेसिडेंट रूल रहता है, तो इनडायरेक्ट में, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इनडायरेक्ट में वो अपना मनमाना काम करवाते हैं। प्रेसिडेंट रूल में राज्यपाल रहता है और राज्यपाल के माध्यम से इस तरह के काम होते हैं। ऐसे कई वाकये हैं। जबकि राजस्थान के अंदर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि किशनगढ़ महाराजा का मर्डर हुआ और फिर ये विधानसभा अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई और एक लंबे समय तक निरस्त रही विधानसभा। अभी आपको एक उदाहरण, जैसे प्रमोद जी ने जिक्र किया था कि केंद्र की सरकार किस मुद्दे पर चलना चाहती है और राज्य की सरकार किस मुद्दे पर चलना चाहती है, और वो एक दूसरे का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। लेकिन जो जनता का मानस है वो तो रहेगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ईआरसीपी के लिए बहुत प्रयास किया, सारा प्रयास कर लिया, लेकिन केंद्र वालों ने उनको सहयोग नहीं किया, तो ईआरसीपी लागू नहीं हुई। और एक चमत्कार हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और उन्हें ईआरसीपी लागू कर दी। तो क्यों इतना गुरेज क्यों? जब चुनी हुई सरकार है तो सरकार को खुल करके काम करने का मौका मिलना चाहिए, उसको सहयोग देना चाहिए, उसका जो फंड है वो देना चाहिए। इमरजेंसी जो रहेगी उस स्टेट में, इसकी वजह से जनता को क्या क्या नुकसान हो सकता है? जनता को इस तरह से नुकसान होता है कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो जनता के काम होते हैं, जो जन समस्याएं जानी जाती है, वो सारे ब्यूरोक्रेसी के हाथ में आ जाती है और जनप्रतिनिधियों का भूमिका समाप्त हो जाती है। इसलिए जनता अपने काम अपनी सहूलियत से नहीं बता पाती और नहीं करवा पाती है। केवल वो जो अफसरशाही है उसके अनुसार राज चलता है और वो उसके अंदर जो जनता के काम है, विकास के काम है, वो सब स्थगित हो जाता है। रही बात डेमोक्रेसी, उस जगह पे खत्म हो गई। डेमोक्रेसी कहाँ? उस समय डेमोक्रेसी का सवाल ही नहीं है। ऐसे कई वाकये हुए हैं और उन चीजों को सोच करके ही आज ये बात की जा रही है कि आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जो समस्याएं आई हमारे सामने, हमें इससे रूबरू हुई, क्या वापस से इन समस्याओं से बड़ी समस्याएं तो नहीं आ जाएगी कहीं? इसलिए जनता में माहौल बनना चाहिए, अच्छी डिबेट होनी चाहिए और अनुभवों के साथ में जो नौजवान पीढ़ी है, हिंदुस्तान में नौजवान पीढ़ी दुनिया की सबसे ज्यादा परसेंटेज में है, उसकी भूमिका का भी पता लगना चाहिए। उनको भी ये पता लगना चाहिए कि हमारा जो वोट है उसकी कीमत से सरकार बनती है। जिनके वोट से सरकार बनती हो उनकी भी तो भूमिका होनी चाहिए, उनकी भावनाओं की भी तो जानकारी होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और रही बात यह है कि चुनाव के टाइम पर ये क्यों सारा ध्यान ऐसे मुद्दों पर क्यों? आप सारे निर्णय ऐसे समय पर लागू करना चाहते हैं, ये क्यों? तो आपके जो काम करने के ऊपर अगर इतना बड़ा कदम आप उठा रहे हो, संविधान में संशोधन कर रहे हो, देश की महफूजी के लिए और विकास की गति को द्रुत करने के लिए आप कर रहे हो, तो आपकी मंशा साफ होनी चाहिए। आपने कहा कि वहां पे डेमोक्रेसी का खत्म हो जाएगा, जहां पर अगर ऐसा होता है तो अगर इमरजेंसी लगती है तो दूसरे चुनाव तक बहुत टाइम लगेगा, जिसकी वजह से लोग अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही एक दूसरा हो सकता है। शैलेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे अभी राजस्थान के चुनाव पिछले साल हुए हैं, 3-4 महीने पहले, मतलब 2023 में। दिल्ली के चुनाव की बात करें, दिल्ली और बिहार के चुनाव 2025 में होंगे। तब तक जब अपन 2029 में जब वापिस से लोकसभा के चुनाव होंगे, तब के लिए जो है किसी की अवधि काटी जाएगी, किसी की अवधि आगे बढ़ाई जाएगी। इसका मतलब जनता पे जबरदस्ती निर्णय थोपा जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक देश और एक चुनाव के मुद्दे पर हम लोग चर्चा के लिए बैठे हैं और अभी रिपोर्ट कल ही पेश की है माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को। उसकी डिटेल्स की जानकारी अभी पूरी तरह से सबके सामने आई नहीं है।
कि ऐसी परिस्थिति जिसका जिक्र आपने किया उसमें क्या प्रोविजंस उसमें सुझाए गए हैं। लेकिन इस विषय पे दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट है और उनकी उस स्पष्टता के बिना ये जो एक अभियान या एक क्रांतिकारी कदम या एक आमूलचूल परिवर्तन की जो बात कही जा रही है, चाहे उसका आर्थिक दृष्टिकोण हो, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण हो और चाहे राष्ट्रीयता का दृष्टिकोण हो, उसके पहले चिंतन दो चार चीजों पे निश्चित रूप से हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं से लेकर के नीचे के सामान्य जो प्रबुद्ध नागरिक है, जनसाधारण है, उनको सोचना चाहिए। पहली बात तो ये है, बिना दल बदल विरोधी कानून को और अधिक सख्त और स्पष्ट बनाए बिना एक देश एक नेशन की उपयोगिता नहीं, एक चुनाव की उपयोगिता। आज आपने एक देश एक चुनाव की बात कर ली, राजस्थान का मैं उदाहरण लूं, केंद्र में भाजपा की सरकार होगी, राजस्थान में उसी मेथड से एक ही दिन पोलिंग करके लोगों ने बाय द वे कांग्रेस की सरकार बना दी। इस चीज की गारंटी संविधान में निश्चित रूप से होनी चाहिए कि जोड़ तोड़ करके, खरीद फरोख्त करके या विधानसभा से इस्तीफा दिला करके सत्ता का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दल विरोधी कानून में आज कहते हैं 2/3 निकलो तो पार्टी टूटकर एक नई पार्टी बन जाएगी, वो बाहर से चाहे अंदर से सपोर्ट दे देगी। मेरा स्पष्ट विचार, अगर मुझे निर्णय में बैठाया जाए, कहूंगा कि जो व्यक्ति जिस पार्टी से जीत के आया है वो उसी पार्टी का एमएलए रहेगा, नहीं तो वो अगले 5 साल तक सदस्य नहीं रह सकेगा। भले वो विचार परिवर्तन के नाम पे जाओ, कसा मेरा तो विचार परिवर्तन हो गया, वैचारिक मेरे तो मतभेद हो गए या कुछ भी कारण रहे हो, लोग सब जानते हैं कोई विचार परिवर्तन। कल तक जो कांग्रेस जिंदाबाद बोल रहा, आज कांग्रेस मुर्दाबाद बोलने की स्थिति में आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता, नंबर 1। दूसरा, जो इसके अंदर एक अमेंडमेंट निश्चित रूप से चाहिए, वो उसका प्रोविजन किए बिना ये जो कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश अधूरी रहेगी। मताधिकार 100% लोग उपयोग कर पाए, इसका प्रोविजन हमको करना पड़ेगा। इसके लिए जितना पैसा हम मतदाताओं को जागरूक करने में, मतदान केंद्र तक लाने में गवर्नमेंट लगाती है, पॉलिटिकल पार्टियां भी लगाती है, मैं कह रहा हूं आप एक वोटिंग अलाउंस तय कर दीजिए, जो वोट डालेगा उसके खाते में इतने रुपए आएंगे। आप एक फार्मूला दे सकते हो, मैं कह रहा हूं वो इस टोटल खर्चे से बहुत कम खर्चे में, और व्यक्ति वोट डालने के प्रति जागरूक भी होगा क्योंकि उसका एक आर्थिक लाभ भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। आज भी हम बटन दबाते ही पहले उसको पेंशन दे रहे हैं, उसको भत्ता दे रहे हैं, उसको और अलग सुविधाएं दे रहे हैं। कल ये भी किया जा सकता है कि वोट तो उसको देना ही पड़ेगा, और अगर एक बार से प्रोविजन किया जा सकता है कि अगर 2 बार उसका नेगेटिव हुआ, 3 बार नेगेटिव हुआ, उसने वोट नहीं डाला, तो उसको सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा। तब जाकर के ये अवेयरनेस होगी। ये रैलियां निकालने से, सेमिनार करने से, पोस्टर बैनर लगाने से और भांति भांति के ऊपर जतन करने से पोलिंग परसेंट आज क्या स्थिति है, 50% 60% पोलिंग में सरकारें बन जाती है और 30% 20% वोट लेने वाला हमारा एमएलए एमपी हो जाता है। तो इस परिस्थिति को भी बदलना पड़ेगा। ये अवेयरनेस 75 साल बाद में आज भी अगर वोट के प्रति जनता जागरूक नहीं हुई तो फिर कौन सा लोकतंत्र का भविष्य हम उज्जवल देखते हैं। इस दिशा में भी हमको सोचते हैं। तीसरी और आखिरी बात, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो शगुफा आया, निश्चित रूप से कुछ भी कहते हैं, ये पॉलिटिकल एजेंडा है केंद्र सरकार का, इसमें कोई दो राय नहीं। इलेक्शन से 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये डालना, चाहे तो विषय से को भटकाने के लिए, चाहे लोगों में भ्रम फैलाने के लिए, या विपक्षी पार्टियों को उलझाने के लिए एक कदम, अच्छा कदम है, इसका स्वागत योग्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसको लागू करने से पहले, चाहे 2029 में लागू हो, चाहे 2034 में लागू हो, चाहे 2047 में लागू, व्यापक चर्चा हर स्तर पर होनी चाहिए, हर वर्ग में होनी चाहिए और हर प्रकार से होनी चाहिए, और उसमें लोगों के सजेशन। आज आपने 10, 20, 50, 100 जनों की 191 लोगों की शायद कमेटी बनी थी है, तो उन्होंने एक 18,000 पेजों की एक रिपोर्ट सबमिट दी। 18,000 पेजों की रिपोर्ट राष्ट्रपति जी पढ़ लेंगे या उनके विधि विशेषज्ञ पढ़ करके कोई निकाल लेंगे, अभी बहुत लंबा काम है। लेकिन उसके पहले जो उसकी मेन थीम है, उसमें मेन जो प्रोविजंस है और मेन जिन आशंकाएं बाजार में घूम रही, उन आशंकाओं को जो समाधान उसमें दर्शा गया, उसके ऊपर व्यापक चर्चा हर लेवल पे होनी चाहिए। और उससे जाकर के मैं आगे जाकर के भी एक बात और कहूंगा, इसको अंतिम रूप से लागू करने से पहले इस मुद्दे पर पूरे देश भर में जनमत संग्रह होना चाहिए कि देश की जनता क्या चाहती। जनमत संग्रह कोई नई बात नहीं है, जनमत संग्रह कई मुद्दों पर कई देशों में होते हैं। जनमत संग्रह होना चाहिए। अगर 51% लोग क्लियर कट कह देते हैं कहां साहब ये ऐसा लागू होना चाहिए, तो तुरंत प्रभाव से उसको लागू हो जाना चाहिए। आज पूरे विश्व में जितनी कंट्रीज है, केवल 4 कंट्री में ये चीज लागू है, 4 कंट्री में ओनली। एक का नाम आपने गिनाया, 3 के नाम भी और मेरे ध्यान से उतर रहे हैं। 4 देशों में ये चीज लागू हो, कम आबादी वाले भी हो सकते हैं, ज्यादा आबादी वाले, तो केवल 4 देशों ने ये किया है। ताकि साथ में एक प्रोविजन और जो ईवीएम को लेकर के होगा, निश्चित रूप से आज भी पंचायतों के चुनाव बैलेट पेपर भी होते हैं। वही मतदाता सरपंच पे भी ठप्पा लगाता है और वही मतदाता पंच पे भी ठप्पा लगाता है, दोनों लोकसभा विधानसभा।
ये इसलिए भी कह रहा हूं, जब आर्थिक बचत के लिए आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अकेले ईवीएम की मेंटेनेंस का खर्चा 1900 करोड़ रुपए आता है। ईवीएम की मेंटेनेंस का हर साल खर्चा 1900 करोड़ रुपए आता है, मेरी जहां तक जानकारी है। उससे तो शायद कम खर्चे में ये पोस्टल बैलेट बन जाएंगे। ठीक है, काउंटिंग में आपको 2-4 घंटे ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन काउंटिंग पहले भी होती थी, रिकाउंटिंग भी होती थी, लेकिन पारदर्शिता रहती थी और उससे लोकतंत्र की जीवंतता नजर आती थी। हाँ भाई, मैंने जिसको वोट दिया वोट उसी को मिला। अब जो आरोप लगते हैं ना, मैंने वोट तो इसको दिया, जाओ उसको रहा, इसको कोई अनुमान ही नहीं लगा, उसका कोई सर्च ही नहीं, उसकी कोई क्यूरी नहीं, उसकी कोई सुनवाई नहीं। अब वीवीपीएट से आप मिलाओ ना 100% को, दूध का दूध पानी का पानी सामने जाएगा। लेकिन वीवीपीएट में भी जो कहा जाता है काला अंधेरा आने के बाद में आपकी पर्ची गिरती है, अब वो पर्ची कमल की गिरी या हाथ की गिरी या किसकी गिरी, किसने देखी? तो ये सब शंकाओं का समाधान लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब पारदर्शिता रहेगी, और पारदर्शिता जब रहेगी जब आपकी नीयत साफ रहेगी। मेरा मानना है मोदी जी की नीयत साफ है, मोदी जी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये जो जन भावनाएं या जन चर्चा है, जन शंका है, इनका समाधान करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, व्यापक स्तर पर इसकी बहस होनी चाहिए और जनमत संग्रह तो निश्चित रूप से होना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं। आपने कहा कि पंचायत के चुनाव जो है उनमें बैलेट पेपर का होता है, तो पंचायत के चुनाव जो है वो इसमें क्यों नहीं हो रहे? जब अपन वन इलेक्शन की बात करें तो पंचायत का, म्युनिसिपालिटी का, इसका चुनाव भी साथ में होना चाहिए। प्रमोद जी, आपके हिसाब से, आपने अभी कहा था कि 100 दिन के अंदर जो है वो होगा, तो आपके हिसाब से क्या है कारण कि पंचायत साथ में नहीं? उसमें अभी जो प्रोविजन, एक तो जो आप बात करी थी राष्ट्रपति शासन की, तो अधिकतम अवधि 6 महीने, और एक जो शैलेंद्र जी की बात अलाउंस वाली बात से तो मैं पूरी तरह से सहमत नहीं, मतलब उसके 100% विरोध में। वोट देने वालों को किस बात का अलाउंस? फिर तो हम तो ये वोट खरीदना होगा एक तरह से। नहीं, अलाउंस तो नहीं होना चाहिए। 100% मतदान की बात हो, उसको जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिले वहां तक तो ठीक है, पर अगर कोई वोट देता है उसको पैसा दे दिया जाए, तो आज तो फिर तो वोट के बदले नोट ये चल निकलेगा। तो ये तो बिल्कुल भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और दूसरी बात है कि चाहे बीजेपी का शासन रहा हो चाहे कांग्रेस का शासन हो, 77 में चुनी सरकारों को, सबसे पहले जब 77 के बाद 80 में इंदिरा गांधी आई, चुनी सरकारों को, चाहे राजस्थान और बाकी मध्य प्रदेश, चुनी सरकारों को किन्होंने भंग किया? कांग्रेस ने भंग किया। और गवर्नर का दुरुपयोग चाहे केंद्र में चाहे बीजेपी रही चाहे कांग्रेस रही। आज मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं कि खट्टर जी का सुबह 11 बजे तो रेजिग्नेशन होता है, सैनी जी 5 बजे ओथ ले लेते हैं 4 घंटे में। पर वही प्रक्रिया फिर झारखंड में क्यों नहीं अपनाई गई? झारखंड में जब उन्होंने लिस्ट सौंप दी और मेजोरिटी प्रूव कर दी, 3 दिन बाद के गवर्नर ने फैसला क्यों किया शपथ दिलवाने में? तो कहीं कहीं जो गवर्नर है, अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की कठपुतली बनेगा, जब अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो कांग्रेस की कठपुतली बन जाएंगे। तो ये गवर्नर कब फ्री होंगे? संविधान के हिसाब से हम कितने अमेंडमेंट कर ले, वन नेशन वन इलेक्शन कर ले, पर अल्टीमेटली स्टेट में तो शपथ दिलाने वाले वही है, फ्लोर टेस्ट वही करवाने वाले हैं, फैसले वो करेंगे कि कब विधानसभा का सत्र आहूत होगा, नहीं होगा। राजस्थान में विधानसभा का सत्र आहूत करने के लिए कलराज जी मिश्र जब यूपी में थे, जब वो राजनीति, सक्रिय राजनीति में थे, तो वो उनके फोटो आए, वीडियो है, वो वहां प्रदर्शन कर रहे थे गवर्नर हाउस में। अब उनके खिलाफ भी अशोक गहलोत के लीडरशिप में वहां कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन कर रहे थे, हम आहूत कराना चाहते हैं सत्र और गवर्नर नहीं बुलाना चाहते। तो ये जो चीजें हैं, ये चाहे बीजेपी रूल कर रही हो चाहे कांग्रेस रूल कर रही हो। मैंने सबसे बड़ा उदाहरण, अब अगर हरियाणा में खट्टर 11:30 बजे रिजाइन कर रहे, 5 बजे नया मुख्यमंत्री शपथ ले सकता, तो यही प्रक्रिया झारखंड में क्यों नहीं हो सकती थी? 3 दिन क्यों लगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना सत्ताधारी पार्टी का, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये लोकतंत्र को मजबूत नहीं कमजोर करती है। और ये बात सही है कि आज भी जो जिन पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पढ़े लिखे लोगों पे, आप देख लीजिए शहरों में, अर्बन एरिया में वोटिंग परसेंटेज कम होता है। वो उस दिन वो संडे मूड में रहते हैं, अपने घरों से नहीं निकलते, वो देखते हैं छुट्टी, आज तो काम की छुट्टी, दुकान की छुट्टी, व्यापार की छुट्टी, घर पे पिक्चर देखेंगे, पकौड़े खाएंगे, पर वोट देने नहीं जाएंगे। या फिर ड्राइंग रूम में बैठ के और किसी भी सरकार की योजना पर डिस्कस तो कर लेंगे, पर अगर कहीं जलसा निकालना हो, रैली करनी हो, प्रदर्शन करना हो, तो कोई शामिल नहीं होगा, वोट डालने नहीं जाएगा। तो फिर इस देश का, इसकी डेमोक्रेसी मजबूत कैसे होगी जब तक पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं होगा? केवल ड्राइंग रूम में डिस्कस करने से काम नहीं चलेगा। और अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता? ये देश तो ऐसे ही चलेगा। क्यों चलेगा वो ये देश ऐसे?
कोई न कोई तो बदलेगा, कोई न कोई तो महात्मा गांधी आएगा, कोई न कोई तो अम्बेडकर आएगा इस देश में। आपने समस्या बताई जैसे गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो जनता है वो वोट डालने नहीं जा पा रही है, तो समस्या होगी। इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन जनता में जागृति आए और दोनों पार्टियां अपना वो जो अंकुश है गवर्नर्स पे, गवर्नर कौन बन रहा है आज की तारीख में? गवर्नर वो बन रहे जो आउटडेटेड लीडर हो गए, वहां से वो उनको सक्रिय राजनीति से उनको निकालना है, तो उनको गवर्नर बनाने चाहिए। बीजेपी का शासन हो चाहे कांग्रेस का शासन, गवर्नर तो पॉलिटिकल आदमी बन रहा है ना। आर्मी के तो एक आध आदमी आते हैं या कोई और प्रोफेसर तो बहुत कम आ रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से उस पार्टी के प्रति वफादारी दिखाते हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में कोश्यारी जी ने सुबह 8 बजे जब लोगों ने टीवी खोला तो पता लगा तो सरकार बन चुकी है, अजीत पवार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और कब तो प्रेसिडेंट को वो रिपोर्ट गई, कब राष्ट्रपति शासन हटा मुख्यमंत्री बन गया। ये सब इस देश में देखा, ऐसा नहीं कि ये पहली बार ही हुआ इस देश में, पहले भी हुआ, इंदिरा गांधी के समय भी होता रहा। तो जब गवर्नर नॉमिनेटेड रहेंगे केंद्र सरकार के, उनके प्रति लॉयल रहेंगे, तो ये व्यवस्था इस देश में सुधर नहीं पाएगी। पर इसका जवाब क्या रहेगा? मैंने जो आपसे सवाल पूछा था कि पंचायत के चुनाव साथ में क्यों नहीं? पंचायत के चुनाव लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग है। मैंने जैसे आपको सबसे बड़ा एग्जांपल राजस्थान की विधानसभा पिछले लोकसभा का दिया, दोनों जगह जनता ने अलग अलग। इसी तरह से जो स्थानीय स्तर के मुद्दे, चाहे पंचायत का चाहे नगर पालिका के मुद्दे अलग है, केंद्र के मुद्दे अलग है, राज्य के मुद्दे अलग होते हैं। तो इसलिए एक साथ सारे चुनाव नहीं करा गए। ठीक है, 100 दिन बाद एक अमेंडमेंट कर दिया जाए कि 100 दिन बाद इनके चुनाव कराना जरूरी होगा। आपने देखा होगा राजस्थान में जब मोहनलाल सुखाड़िया थे 16 साल तक यहाँ पंचायत राज के चुनाव ही नहीं हुए। शिवचरण माथुर जब पहली बार 1980 में एकरा से मुख्यमंत्री बने तो एक लंबे अरसे बाद पंचायत के चुनाव हुए। उसके बाद में वेलू सिंह शेखावत आए तो उन्होंने सरपंच के चुनाव तो करा दिए, प्रधान और प्रमुख के चुनाव ही नहीं कराए। फिर एक अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया था कि वो उन्होंने नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट करवाया था जनता के माध्यम से, चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो। बाद में जैसे वसुंधरा जी आई, उन्होंने वो वापस, जैसे हॉर्स ट्रेडिंग की बात हम सब करते हैं, पर उसको रोकने के लिए अगर किसी सरकार ने उपाय किए थे तो हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। हमने वापस वार्ड मेंबर के थ्रू चुनाव करा दिए और दोबारा जब अशोक गहलोत आए तो अब आप देखो उन्होंने कि कोटा में और जयपुर में नगर निगम के 2-3 टुकड़े कर दिए, क्योंकि कोटा और जयपुर में कांग्रेस के सर्वाइवल नहीं था, शायद वो नगर पालिका में नहीं आ सकते थे, उन 2 टुकड़े कर दिए और वार्ड मेंबर के थ्रू चुनाव करा लिया। एक एक जगह हम कायम हो गए। ये स्थिति दिल्ली में हुई। आपने कहा पंचायत के और विधानसभा के, लोकसभा के सबके मुद्दे अलग अलग हैं, तो ये तो विधानसभा और लोकसभा के मुद्दे कितने अलग हैं? राजस्थान के मुद्दे अलग हैं, सेंटर के मुद्दे अलग हैं, लेकिन उसके बाकी जो है साथ में चुनाव हो रहे हैं लोकसभा और विधानसभा के। नवीन जी, आप बताइए कि क्या जो सेंटर के मुद्दे होंगे, जब अगर साथ में चुनाव होता है, वन इलेक्शन होता है, तो सेंटर के मुद्दों के नीचे कहीं दब के रह जाएंगे स्टेट के मुद्दे? नहीं, ऐसा नहीं है। विधानसभा और लोकसभा के जो चुनावी मुद्दे रहते हैं, मैं प्रमोद जी भाई साहब की जो बात है, मेरे वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनकी जो बात है बिल्कुल सही बात है कि पंचायत राज का जो मुद्दा रहता है, जो नगर पालिका का और नगर परिषद के वार्ड स्तर का जो मुद्दा रहता है, इसमें बहुत अंतर रहता है, एक जमीन आसमान का अंतर रहता है। इस परिप्रेक्ष्य में लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे करीब करीब सिमिलर टाइप होते हैं। ऐसा नहीं है देश की बहुत बड़ी कोई रणनीति तय होती हो इन लोगों के बीच में, ऐसा कुछ। पर जो मोटा मोटा है वो ये वाजिब बात है कि ये जो 100 दिन का अंतर के बाद में जो लोग नगर परिषद के पंचायत राज के चुनाव हो जाने चाहिए, ये वाजिब बात है। और इसमें अभी तो बहुत सी बात, जैसा शैलेंद्र जी भाई साहब ने बताया कि 1900 पत्तों की एक वो पूरी रिपोर्ट है, अभी इसमें बहुत कुछ विचार विमर्श होना बाकी है। बहुत अभी इसकी जिसको कह सकते हैं विचार विमर्श का मतलब मेरे से मतलब ये है कि अभी ये जब खुल के आएगी तब पता लगेगा इसमें कितनी खामियां और है, किस तरह के इसमें जिससे आम आदमी किससे और ज्यादा प्रभावित होगा, ये सब चीजें होने वाली। एक आपने उठाया विषय कि भाई साहब ने जिस तरह से बात की, राज्यपाल का सबसे ज्यादा पिछले 30 दशक में जिस तरह से मिसयूज हुआ है, वो आपको इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर पार्टी जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए सभी लोग, हर आदमी ने, शक्ति पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से, जब भी उनका गठबंधन रहा केंद्र में, उन्होंने अपने स्तर पर उसका इस्तेमाल किया है। पहली चीज तो। दूसरी चीज ये, आप ये कह रहे हैं कि जो चुनाव है इसमें आम आदमी का जैसे एक सवाल उठा था कि आम आदमी को कुछ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, अलाउंस। एक चरणबद्ध काम चलना चाहिए इस पे। चरणबद्ध काम ये होना चाहिए, जिस आदमी ने मतदान कर दिया एक बार, पंचायत राज, नगर पालिका और उसके बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव,
ये जब इन चुनावों में लगातार कोई आदमी मतदान से बेरुखी दिखा रहा है, मतदान को लेकर अगर रुचि नहीं दिखा रहा है, तो उन लोगों की एक, जिस तरह से आपके पास में एक पूरा सिस्टम है नौकरशाही के पास में, उनकी सबकी एक, जब आपके मत डालते पहले पता लग जाता है हाँ इस आदमी ने मत डाला नहीं डाला, उसके साथ में उसकी एक पूरी एक अलग से फाइलिंग हो जानी चाहिए। उसको उसके बाद में धीरे धीरे एक चरणबद्ध कार्यक्रम चला के उसके मताधिकार को बंद करने के साथ साथ में जितनी भी राजकीय सेवाओं का वो फायदा ले रहा है या राजकीय स्कीमों का जितना का फायदा, योजनाओं का फायदा ले रहा है, वो धीरे धीरे करके उसके साथ में उन सब योजनाओं पर उसकी पाबंदी लग जानी चाहिए। कहीं ना कहीं तो सख्ती करनी पड़ेगी। एक चीज और जो प्रमोद जी साहब ने कही कि आम आदमी में जागृति नहीं आएगी तो आप भले कितने विचार बदल लो, कितना भी कोई संविधान संशोधन कर लो, कुछ नहीं होगा। ये राजनीतिक दल जिस तरह से देश को चलाना चाहेंगे उसी तरह से चलते रहेंगे। तो आम आदमी को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और अपनी जवाबदेही को समझना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी बात है, हम लोग सब लोग कहते जरूर है, हम कवरेज में जाते हैं अच्छे से अच्छे मुद्दे पे, जो सबसे ज्यादा आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा रहता है उस पर जब कभी प्रदर्शन होता है, हमारा सबसे बड़ा जो केंद्र है, सूचना केंद्र हो गया, कलेक्टर हो गया, 60-70 आदमी भी नहीं जुटा पाते हैं दल। तो आम आदमी की जब तक सहभागिता नहीं रहेगी हर दृष्टि से, तो ये इसी तरह से चलाते रहेंगे राजनीतिक दल और इसी तरह से काम चलता रहेगा। फिर आप ये इसके लिए हर किसी को, हर बात के लिए आप किसी न किसी पॉलिटिशियन को एक तरह से उत्तरदायी ठहरा सकते हो कि भाई ये तो ऐसे ही है। उसके लिए आम आदमी को भी, जब इतनी बात कर रहा है आम आदमी, सारा डिस्कस कर रहा है, डिस्कस में तो शामिल होता है, पर जब प्रदर्शन होगा, जब अपनी राय बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहीं रखनी पड़ेगी, मजबूती के साथ रखनी पड़ेगी, वहां अगर अपने कदम पीछे खींच लेगा तो ये लोकतंत्र के लिए मेरे हिसाब से किसी भी तरह से उचित नहीं है। पर एक जगह ये कहा जाता है कि भारत में जो है उसमें नौजवान पूरी तरह से एक्टिव नहीं है काम करने के लिए। जैसे अपन कई बार एग्जांपल जापान का दिया जाता है कि जापान के लोग कितने ज्यादा एक्टिव हैं, भारत के लोग जो है काम में इतने ज्यादा है नहीं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि कौशल लोगों में इतना नहीं है, इस वजह से वो काम ज्यादा नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो पार्टी होती है, राजनीतिक पार्टी होती है, लोगों को उसमें आना चाहिए। तो क्या वो अपना काम धंधा छोड़ करके, कोई दुकान पे बैठा है या कोई नौकरी पे बैठा है, उस चीज को छोड़ करके सूचना केंद्र या दूसरी जगह पे इकट्ठा हो जाए? नहीं, ऐसा है, ये मतलब नहीं है मेरा आप काम छोड़ के, पर जब जरूरत पड़ रही है, देश को जरूरत है, जब स्थानीय मुद्दे कोई ऐसे हैं जिन पर अपनी राय स्पष्ट रूप से रखनी है, उस समय आपको काम से समय निकाल के अपना समय निकालना पड़ेगा। क्योंकि देश किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है, देश किसी एक नेता का नहीं है, देश हमारा सबका है। तो सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। हम जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो जिस तरह से हमको हाँकते आ रहे हैं, राजनीतिक दल हाँकते आए, पहले भी हाँकते हैं, अभी भी वर्तमान में जो हाँक ही रहे हैं वे हाँकते रहेंगे। लोकतंत्र की मजबूती तो तभी है अधिकतम लोग उस व्यवस्था के अंदर शामिल हों, अपनी भागीदारी निभाएं, सहभागिता निभाएं। तो हमारा जो प्रयास है, सरकार जो ये लेकर के आई है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसमें लोकतंत्र को मजबूत होना चाहिए, लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, लोगों की राय अधिकतम रूप से आनी चाहिए, इसलिए ये कर रहे हैं। और विकास चौगुना हो और खर्चा कम हो, इस तरह की सोच है। लेकिन जैसे कि पूर्व महामहिम राष्ट्रपति के नेतृत्व में बनी कमेटी ने कल महामहिम राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी है, उसमें उनके अलावा गृह मंत्री और कानून मंत्री भारत सरकार भी थे और अन्य जो जज वगैरह थे वो लोग भी थे, उसमें शामिल थे। वो एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र की मजबूती कैसे होती है। राजस्थान सरकार का चुनाव चल रहा, यहां पर विधानसभा का चुनाव चल रहा, चुनाव के दरमियान एक कांग्रेस के सदस्य की मृत्यु हो गई और वहां पर चुनाव रुक गया। चुनाव रुकने के बाद में कुछ समय बाद ही उपचुनाव घोषित हो गया और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद में उन्होंने चुनाव की जो प्रक्रिया चालू थी उसके अंदर ही उस प्रत्याशी को, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था, उसे मंत्री पद की शपथ दिलवा दी। क्या ये लोकतंत्र की मजबूती का कदम है या उनकी उसको नीयत को बताता है कि आप उस क्षेत्र की जनता को आप प्रलोभन दे रहे हैं, आप कि आपका यहाँ का प्रतिनिधि आप जिताओगे तो मंत्री रहेगा। और ऐसे समय पर जब हमारे राजस्थान से कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल हो भारत सरकार में, क्या उनके ध्यान में ये विषय नहीं है? तो उनके ऊपर जो उंगली उठती है
कि आपकी मंशा क्या है, आपकी नीयत क्या है। क्या आप इसको वन नेशन वन इलेक्शन को ढंग से लागू करना चाहते हैं, जनता के हित के लिए लागू करना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं कि आप विपक्ष को समूचा आमूलचूल नष्ट करने के लिए करना चाहते हैं। इसलिए सवाल उठते हैं और इन सवालों का जवाब देना चाहिए उनको अपने आचरण और व्यवहार और कार्यक्रमों से। सब राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र मजबूत हो, लेकिन जो सरकार में है उस राजनीतिक दल की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के कार्य करे, इस तरह की योजनाएं बनाए, इस तरह के निर्णय ले, उससे लोकतंत्र मजबूत हो। और अगर इस दृष्टि से आगे कदम बढ़ेगा तो दूसरे राजनीतिक दल भी उसमें सहयोग करेंगे। जब देश का मामला आता है तो सब राजनीतिक दल एक होते हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप प्रतिद्वंदी समझ करके नष्ट करने का काम करना चाहते हो तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हमारे भीलवाड़ा शहर के बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार क्या सोचते हैं, कहाँ पर ये इन्हें लगता है कि जनता की खामी है और कहाँ पर राजनीतिक पार्टी की खामी है। किस तरीके से दोनों के अच्छे तालमेल से हम भारत को एक लोकतंत्र का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।